हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। हम यहाँ पे सल्तनत इतिहास की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा पहला लेक्चर होगा मोहम्मद गौरी और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होना। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मोहम्मद गौरी के भारत पे आक्रमण करने के कारण, उन आक्रमणों का क्रमानुसार विश्लेषण, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा तराई का युद्ध, क्योंकि यहीं से हमारे उत्तर भारत की राजनीति में एक भारी परिवर्तन आता है और यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास को एक नया रूप प्रदान होता है। उसके बाद हम उसकी उत्तर भारत की विजयों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मोहम्मद गौरी और मुस्लिम साम्राज्य की भारत में स्थापना होना। जैसा कि हम जानते हैं, अरब ने सबसे पहले भारत में 712 एडी में आक्रमण किया था और सिंध और मुल्तान के इस हिस्से को जीत लिया था। इसके बाद महमूद गजनवी का भी आक्रमण होता है 1001 से लेके 1028 तक। परंतु यहाँ पे कभी भी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती जब तक मोहम्मद गौरी यहाँ पे तराई के युद्ध में 1191-92 दो युद्ध हुए हैं, पहला 91, दूसरा 92। जब तक मोहम्मद गौरी 1192 में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं देता। यहाँ पे 3 प्रदेश मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे पहले से स्थापित था। पहला है पंजाब, दूसरा है मुल्तान और तीसरा है सिंध। अगर हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो वो शंसबनी वंश का एक सदस्य है और गौर प्रदेश, अफगानिस्तान में अगर हम आज भी देखें तो गौर प्रदेश यहाँ पे है, यहाँ का निवासी है। अब ये भारत पे आक्रमण करता है और इसके जितने भी आक्रमण हैं उसको विवरण हमको एक इतिहासकार हैं मिनहाज उस सिराज, उसकी एक पुस्तक है तवाक़त ए नासरी। इस कृत से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है और ये इतिहासकार समकालीन इतिहासकार हैं, ये आधुनिक इतिहासकार नहीं है। मतलब ये उसी समय में, जिस समय में मोहम्मद गौरी जीवित था उस समय में ये भी जीवित थे और इन्होंने इसका विवरण दिया है। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे ही आक्रमण क्यों किया। यदि हम इस मैप को देखें तो भारत पूर्व की तरफ भारत है और पश्चिम की तरफ, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा अच्छे से, तो इधर खुरासन यानी कि पर्शिया, आज का जो ईरान है, उस समय फारस कहते थे, वो है। यहाँ पे एक राजा रहता है ख्वारिज़्म शाह। तो जो वो ख्वारिज़्म शाह है पश्चिम में, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत शासक है और उसके खिलाफ गौरी अभी इतना प्रबल नहीं हुआ है कि उससे लोहा ले सके। तो वो क्या करता है, वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है और हिंदुस्तान में जो दर्रे हैं, गोमल दर्रे, खैबर दर्रे, वो पहले गोमल दर्रे से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गया उसका पहला कारण कि वो वेस्ट में नहीं जा सकता, तो वो पूर्व की तरफ बढ़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है यहाँ की समृद्धि। भारत की ज़मीन शुरू से ही उपजाऊ रही है और इसकी समृद्धि भी उसे आकर्षित करती है कहीं ना कहीं कि वो भारत की तरफ रुख करे। और तीसरा कारण है धर्म का प्रचार करना। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा कोई हर एक जगह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धर्म का प्रचार करना भी उसका एक प्रमुख कारण रहा होगा। इसके अलावा एक चौथा कारण जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो राजनीति, अगर हम अभी आगे चल के बात करेंगे तो जो राज्य हैं छोटे छोटे बसे हुए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली है, अजमेर है, यहाँ पे आगे और बढ़ेंगे, हम नीचे आएंगे तो गुजरात में चालुक्य वंश है, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान शासक है और कन्नौज में गढ़वाल शासकों का शासन चल रहा है। तो ये आपस में भी इनकी इतनी शत्रुता रही है जिसने शायद उसे आकर्षित किया हो कि यहाँ पे आए और आक्रमण करके यहाँ पे साम्राज्य स्थापना करे। तो देखते हैं सबसे पहले उसका किस तरह से आक्रमण होता है भारत में और क्या क्रम है। सबसे पहले वो आता है मुल्तान। ये मुल्तान है, पाकिस्तान का एक शहर है। अगर आज के पाकिस्तान को देखें तो उस समय भारत का एक हिस्सा हुआ करता था मुल्तान। तो यहाँ पे सबसे पहले आक्रमण करता है। यहाँ पे कर्मार्थी शिया, यानी कि जो पहले अगर हम आपको इतिहास की बात करें तो यहाँ पे पहले क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ करता था, शासन हुआ करता था।
लेकिन जब गजनवी आता है तो गजनवी इस पूरे प्रदेश को, गजनी से लेके और इस पूरे प्रदेश को धर्म परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पे अभी मुल्तान में है करमारती शिया का शासन। तो जो गौरी है वो इस अभियान में गोमल दर्रे से होकर इस्माइल खां, एक डेरा इस्माइल खां करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे होते हुए सिंध पहुँचता है और मुल्तान को अपने अधिकार में ले लेता है। शिया जो करमारती शिया हैं वो ज़्यादा उसको अपोज नहीं कर पाते और वो सरलता से ही उसको अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद वो अगला निशाना अपना बनाता है उच्च, या हम बात करें तो निचले सिंध की, जो ये प्रांत है उच्च। यहाँ पे उच्च में वो बड़ी आसानी से यहाँ पे भी जीत लेता है और यहाँ पे एक अपना सूबेदार नियुक्त करता है जिसका नाम है अली किरमाज। अली किरमाज की यहाँ पे नियुक्ति कर देता है कि इसकी वो अब आगे रक्षा करे और आगे का जो संचालन है वो यहीं से अली किरमाज के आधिपत्य में रहेगा। हम आगे चल के देखेंगे जब तराएँ का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद जब गौरी अपना अंतिम समय जब आएगा गौरी का, उस समय वहाँ पे एक अपना सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि उसका गुलाम है, उसको वहाँ पे नियुक्त कर देता है सिंध में। इसके बाद अब जो विजय अभियान है उसका अभी तक चल रहा है। मुल्तान में जीत गया वो, उच्च सिंध में जीत गया वो, लेकिन जब जैसे ही वो गुजरात के अनिलवाड़ा में आता है, यहाँ से जैसे जब वो आगे बढ़ता है गुजरात के अनिलवाड़ा में जब आता है तो उसको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे एक शासक है मूलराज द्वितीय, सोलंकी वंश का शासक है, और उसका भाई है भीम द्वितीय जो अपनी माँ नायिका देवी के नेतृत्व में उसको कायदरा के युद्ध में हरा देता है। आपको याद रखने वाली चीज़ है, माउंट आबू के पास एक जगह है कायदरा, कायदरा के युद्ध में उसको हरा देता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ का युद्ध और कहाँ पे कौन सी जगह पे हराता है। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीए नेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि वहाँ का शासक था मूलराज द्वितीय। कौन सा वंश है? सोलंकी वंश है। इसकी माता नायिका देवी, उसके नेतृत्व में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ता है और ये उसकी भारत में पहली हार है, माउंट आबू के पास कायदरा। इसके बाद वो पेशावर की तरफ रुख करता है। अब वो क्या है, अपना रास्ता बदलता है। अभी तक तो वो इस रास्ते से आने की कोशिश कर रहा है भारत में, लेकिन अब वो क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। अब वो रास्ता बदल के अपना पंजाब की तरफ रुख करेगा, क्योंकि उसने 2 मुस्लिम राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लिया है। तो अब एक बचता है खाली पंजाब। पंजाब जो है वो भी एक मुस्लिम राज्य है। वहाँ पे खुसरो मलिक गजनी का जो आखिरी शासक है वो वहाँ पे शासन कर रहा है। तो जो खुसरो मलिक है वहाँ पे जो शासन कर रहा है उसको अपने आधिपत्य में लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहीं से उसका भारत विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि ये जो है ये एक बीच में एक ऐसा राज्य बना हुआ है जो कि उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वो सबसे पहले पेशावर पे जाता है, पेशावर पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। पेशावर खुसरो मलिक जो है वो पेशावर उसको बड़ी ही आसानी से दे देता है, उसको धन दौलत दे के खुसरो मलिक पेशावर दे देता है और गौरी को वापस भेज देता है। लेकिन गौरी के लिए ये पूरा पंजाब प्रांत पे आधिपत्य करना बहुत ज़रूरी है, अपने नियंत्रण में लाना ज़रूरी है। इसलिए अब वो लाहौर के ऊपर अपना आक्रमण करता है। लाहौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए वहाँ पे कश्मीर में एक शासक है चक्रदेव। कश्मीर का शासक चक्रदेव खुसरो मलिक की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में सूचना कर देता है मोहम्मद गौरी को कि ये कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर रहा है कि शायद ये आपकी आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी सेना तैयार कर रहा है। तो जब मोहम्मद गौरी को इसके बारे में पता चलता है 1181 में, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है लाहौर के ऊपर। और वहाँ पे हुसैन बिन खरमैल, इसका एक सेना नायक है हुसैन बिन खरमैल, उसको सियालकोट के दुर्ग पे, जो कि सियालकोट का दुर्ग बहुत ही ज़्यादा भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे उसको हुसैन बिन खरमैल को नियुक्त कर देता है उसकी दुर्ग की रक्षा के लिए। और 1186 में लाहौर को पूरी तरह से अपने आधिपत्य में ले लेता है। अब आती है पानीपत, तराई की पहली लड़ाई। तराई की पहली लड़ाई होती क्यों है? उसका प्रमुख कारण है जब 1189 में मोहम्मद गौरी तबरिंद पर अधिकार कर लेता है। 1189 में तबरिंद एक जगह है भटिंडा, ये अगर आप देखेंगे तराएँ, यहाँ पे आपको तराएँ दिखेगा और उसके बगल में ही भटिंडा नाम की एक जगह है। तो भटिंडा में
तबरिंद का एक किला है, उसको अपने अधिकार में मोहम्मद गौरी कर लेता है और वहाँ पे अपना एक और सेना नायक जिसका नाम है मलिक ज़ियाउद्दीन तुर्की, उसको नियुक्त करता है। आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से किले में किसकी नियुक्ति की है। हालांकि यूपीएससी ऐसा सवाल नहीं करता, लेकिन एनटीए नेट में ऐसा सवाल किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, भटिंडा तबरिंद किले में मलिक ज़ियाउद्दीन तुर्की की नियुक्ति कर देता है वो। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से, जिस तरह से मोहम्मद गौरी एक एक करके अपने विजय अभियान पे पड़ रहा है, वो हर जगह पे किसी न किसी सेना नायक की नियुक्ति करता है उस दुर्ग की रक्षा के लिए। इससे ये हमें पता चलता है कि वो साम्राज्य स्थापना की दृष्टि से ही भारत में घुस रहा है। इससे पहले हमने कभी भी किसी ऐसे मुस्लिम शासक को नहीं देखा। मुस्लिम शासक आए, यहाँ पे आक्रमण किया, उन्होंने धन संपदा लूटी और अपने देश वापस, जैसे गजनी, महमूद ऑफ गजनी है, वो गजनी में जाके चला जाता है और वहाँ पे अपनी धन संपदा जो यहाँ से लूट के लेके जाता है वहाँ पे उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन मोहम्मद गौरी सभी किलों में, सभी शहरों में अपना एक कोई ना कोई सेनाध्यक्ष नियुक्त कर रहा है। ये प्रमुख कारण था। अब क्योंकि यहाँ पे भटिंडा है और भटिंडा से लगा हुआ है अजमेर और दिल्ली। दिल्ली में तोमर शासन कर रहे हैं और अजमेर में है पृथ्वीराज चौहान। तो जो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान हैं, ये इनके एकदम नज़दीक आ जाता है भटिंडा, और दिल्ली का जो शासन है वो भी पृथ्वीराज चौहान के सुपुर्द ही है एक तरह से, मतलब उनके अधीनस्थ होकर शासक जो हैं वहाँ के दिल्ली के, वो शासन कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ पृथ्वीराज चौहान को एकदम खतरे की घंटी सुनाई देती है कि कहाँ एकदम ये तो दुश्मन सर पे बैठ गया, अब क्या करूँ। तो वो पहली जो लड़ाई होती है तराई की, वो इसी बात के ऊपर होती है कि भटिंडा उसने अब अधिकार में कर लिया है, तो अब क्योंकि दुश्मन दरवाजे पे, तो उसको तो भगाना ज़रूरी है। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना लेके तराई के युद्ध में चले जाते हैं और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पराजय होती है। मिनहाजुस सिराज जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, इस पूरे लड़ाई का विवरण देता है और ये बताता है कि गौरी की सेना बहुत छोटी थी और पृथ्वीराज चौहान के साथ सारे राजा, जितने भारतवर्ष के जितने राजा थे वो सब थे। उन राजाओं में केवल एक गढ़वाल शासक जयचंद नहीं था, बाकी सभी राजा उसके साथ थे, क्योंकि गढ़वालों और पृथ्वीराज चौहान में पहले से ही शत्रुता है। अब जो सेकंड बैटल है, अब क्या होता है, जब पहली वाली लड़ाई तो हार जाता है मोहम्मद गौरी, मगर मोहम्मद गौरी को चैन नहीं मिलता, उसको बिल्कुल रातों की नींद उसकी जो है ख़राब हो जाती है। वो बदला लेने की सोचता है कि किस तरह से मैं इस पर आधिपत्य करूं। वहीं पे उल्टा एक हमारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जो कि चंद बरदाई ने लिखा है, जो कि दरबारी कवि हैं पृथ्वीराज चौहान के। वो लिखते हैं अपने महाकाव्य में कि पृथ्वीराज पर राजकीय क्रियाकल्पों की उपेक्षा करने एवं अमोद प्रमोद में लगे रहने का आरोप है। मतलब वो जब पहली लड़ाई जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो उनको लगता है कि हम तो सर्वशक्तिशाली हैं, अभी हमें कोई खतरा नहीं है, गौरी दोबारा से आक्रमण नहीं करेगा। क्योंकि राजपूतों का ऐसा ही युद्ध पद्धति रहा है, अगर वो किसी एक शत्रु से हार जाएं तो दोबारा उसके ऊपर जल्दी आक्रमण नहीं करते हैं। तो उसने सोचा कि शायद गौरी भी ऐसा ही करेगा, लेकिन गौरी ऐसा नहीं करता है। गौरी दूसरे युद्ध के लिए 1 साल पूरा तैयारी करता है और इस बार अपनी सेना में महान सेना अध्यक्ष जैसे यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके दोबारा तराई में चढ़ाई कर देता है। अब यहाँ पे जब वो चढ़ाई करता है तो फिर से मिनहाजुस सिराज इसके व्यू की रचना, और एक समकालीन इतिहासकार और है फरिश्ता, वो इसके व्यू की रचना के बारे में सूचना देते हैं और ये बताते हैं कि अभी भी पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो मोहम्मद गौरी की सेना से लगभग दुगनी है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हारता है और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास, ये आपको जगह का नाम याद रखना है, सिरसा के पास बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान का एक सबसे ही इम्पॉर्टेंट एक जनरल है खांडे राव, उसको वो मर जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो तहस नहस होती है, क्योंकि मुख्य भूमिका खांडे राव ही निभा रहा था। खांडे राव और गोविंद राव इसके 2 प्रमुख सेनाधिकारी हैं जो कि तोमर वंश से संबंध रखते हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना है पृथ्वीराज चौहान का अंत और इसके ऊपर विवाद। पृथ्वीराज चौहान के अंत के ऊपर विवाद इसलिए भी है क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार हैं जैसे मिनहाजुस सिराज हैं, हसन निज़ामी हैं और चंद बरदई हैं, ये सब तीनों ही अलग अलग मत देते हैं। मिनहाजुस सिराज कहता है कि उसको उसी समय उसका अंत कर दिया गया, उसका वध कर दिया गया, जबकि हसन निज़ामी कहता है कि उसको कुछ समय शासन करने दिया गया
क्योंकि उसने मोहम्मद गौरी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। और ये हमें प्रमाणित होता है मिले हुए कुछ सिक्के, जिसमें हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का संयुक्त नाम मिलता है। तो कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें दोनों का ही नाम साथ में है। तो इस ऐसा प्रतीत होता है कि हसन निज़ामी का जो कथन है वो प्रामाणिकता के तौर पे ज़्यादा करीब है। वहीं चंदबरदई कहता है कि गौरी उसको पकड़ के बंदी बना के ले जाता है गौर प्रदेश, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को, अच्छा एक किस्सा है चंदबरदई का, उसकी एक कृत है पृथ्वीराज रासो, उसमें उसने लिखा है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ना मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण चला सकते हैं, तो वो एक आयोजन करते हैं, कहते हैं हमको भी अपनी कला का प्रदर्शन करो। तो जब वो प्रदर्शन, क्योंकि उसकी आंखें फुड़वा देते हैं, तो वो पृथ्वीराज चौहान सुल्तान को नहीं देख सकता, लेकिन चंदबरदई पीछे से बताता है उनको कि सुल्तान कहाँ पे है। तो एक लाइन है जो चंदबरदई लिखता है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इत्ते पे सुल्तान है मत चूके चौहान। और जैसे ही घंटा, वहाँ पे घंटे की आवाज़ होती है, तो सुल्तान के ऊपर ही वो अपना निशाना साध के उसको तीर से पृथ्वीराज चौहान उसको मार देते हैं, और उसके बाद वो खुद को भी मार लेते हैं। ऐसा कृत हमको दिया है चंदबरदई ने। लेकिन क्योंकि चंदबरदई एक कवि है, ना कि इतिहासकार, इसलिए इतिहासकारों ने इस कृत को पूरी तरह से नकार दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि मिनहाजुस सिराज और हसन निज़ामी के बीच कहीं एक कोई वाक्य रहा हो, लेकिन अभी इसके ऊपर विवाद है और ये अभी तक नहीं हो पाया है क्लियर कि इसका अंत किस तरह से होता है पृथ्वीराज का। इसके बाद हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है। अब क्योंकि इस बैटल ऑफ तराइन, जो हमारी युद्ध हुआ तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी को जो उत्तर भारत है उसके ऊपर आधिपत्य उसका स्थापित हो जाता है। अब वो उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापना उसकी होने लगती है। इसके बाद वो बरन, अलीगढ़, इन सबको अपने आधिपत्य में लेना शुरू करता है ऐबक के नेतृत्व में। और ऐबक को कोहराम का सूबेदार नियुक्त कर देता है। कोहराम मतलब लाहौर के पास। इसके बाद अब आती है बैटल ऑफ चंदावर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जयचंद ने जो बैटल हुई तराई में, उसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तो जो इटावा के पास एक जगह है चंदावर, जिसको मैप पे हम दिखाएं तो ये है वो जगह, अभी आधुनिक इटावा के पास की जगह। कन्नौज का शासक है और गढ़वाल वंश का है जयचंद। इसको चंदावर के युद्ध में गौरी परास्त करता है। हालांकि जयचंद की सेना गौरी पे बहुत भारी पड़ रही है, परंतु अचानक एक तीर है वो जयचंद के आंख में आके लग जाता है। और ये क्योंकि हाथी पे बैठ के लड़ रहे हैं और पूरी सेना इसकी, अपना ही हाथी पूरी सेना को कुचलने लगता है और ये तहस नहस होने लगती है सेना। तो अब क्योंकि उसका नेता ही उसके आंख में तीर लग गया है, तो सेना का नेतृत्वहीन हो जाता है और मोहम्मद गौरी उसको बहुत ही आसानी से चंदावर के युद्ध में हरा देता है। और इसको हराने के बाद ही मोहम्मद गौरी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के जारी करता है। उसके बाद वो बयाना को अपने आधिपत्य में लेता है, जहाँ का शासक है कुमारपाल, और बहाउद्दीन तुगरिल को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। अभी देखिए, अब जैसे बहाउद्दीन तुगरिल है, बहाउद्दीन तुगरिल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बयाना का सूबेदार भी है। ये बहाउद्दीन तुगरिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चल के जो ग्वालियर विजय है, इस ग्वालियर विजय को अगले साल जब मोहम्मद गौरी करता है, जहाँ का शासक सुलक्षण पाल है, तो मोहम्मद गौरी इस अभियान को अधूरा छोड़ के चला जाता है। लेकिन बहाउद्दीन तुगरिल इस दुर्ग पे घेरा डालता है, ग्वालियर के दुर्ग पे, और यहाँ की खाद्य संपदा का जो आवाजहान है वो उसको रोक देता है। तो आखिरी में दुर्ग की रक्षा के लिए ये जो सुलक्षण पाल है, ये इस दुर्ग को ऐबक को समर्पित कर देता है, जिसकी वजह से बहाउद्दीन तुगरिल और कुतुबुद्दीन ऐबक में शत्रुता हो जाती है। लेकिन क्योंकि दुर्भाग्यवश बहाउद्दीन तुगरिल की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये शत्रुता ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। लेकिन बहाउद्दीन तुगरिल आपके लिए इसलिए ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये बयाना का दुर्ग रक्षक है, दूसरा इसने मोहम्मद गौरी का एकमात्र भारत में अभियान जो वो अकेला छोड़ के जाता है, अधूरा छोड़ के जाता है, उसको भी ये पूर्ण कर देता है। इसके बाद इसका एक सेना अध्यक्ष है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। यदि आप लोग बिहार से होंगे और नालंदा के बारे में जानते होंगे तो इसका नाम ज़रूर सुना होगा। वहाँ पे एक स्टेशन भी है बख्तियारपुर। ये बिहार और बंगाल विजित करके सल्तनत में सम्मिलित करता है। बिहार को 1203 में, नालंदा अभियान के समय मिनहाज लिखता है। अब ये जो नालंदा का जो अभियान हो रहा है,
1203 में। आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी दिन तक जलती रही। तो इसके ऊपर मिनहाज लिखता है कि उस स्थान के अधिकांश लोग ब्राह्मण थे और सबके सिर मुंडे हुए थे, उनकी सबकी हत्या कर दी गई। उस स्थान पर पुस्तकों का इतना बड़ा भंडार था कि जब मुसलमानों ने वो पुस्तकें देखीं तो उन्होंने अनेक हिंदू बुलवाए जो उन पुस्तकों के बारे में सूचना दे सकते थे, किंतु सभी शिक्षित हिंदुओं की तो हत्या कर दी गई थी। तो पुस्तकों के विषय सामग्री का जब उन्हें पता चला तो उन लोगों ने जाना कि ये समस्त दुर्ग, ये जो पूरा का पूरा दुर्ग है, उनको ऐसा लगा कि ये दुर्ग है। जब उन्होंने इसका विषय वस्तु जाना तो उनको पता चला कि ये दुर्ग एक विश्वविद्यालय था। तो ये बिहार की कहानी रही पूरी। इसके बाद बंगाल, बिहार को जीतने के बाद वो बंगाल की तरफ बढ़ता है और बंगाल में सेन वंश का लक्ष्मण सेन शासन कर रहा है, सेन वंश का। यहाँ की जो राजधानी है, जो मिनहाज बताता है, वो बताता है नादिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मानना नहीं है। जैसे कि सतीश चंद्रा हैं, वो कहते हैं नादिया जो थी एक छोटा सा शहर था और ये इतने बड़े प्रदेश की राजधानी नहीं हो सकता। तो सतीश चंद्रा का अलग मत है। सतीश चंद्रा कहते हैं कि हो सकता है लक्ष्मण सेन जो कि 80 वर्ष, जिसको मिनहाज बताता है 80 वर्ष का है, हो सकता है 80 वर्षीय लक्ष्मण सेन वहाँ किसी धार्मिक कार्य से आए हों। और हमको मिनहाज बताता है कि किस तरह से बंगाल के अभियान में बख्तियार खिलजी केवल 18 घोड़े अश्वारोही लेके चढ़ाई करता है, जिससे कि इस ढंग से वह आगे बढ़ता है कि वहाँ के लोगों ने उसके दल को घोड़े बेचने का व्यापारी का दल समझा। ये उसकी एक कूटनीति थी। और इसी कारण जब वो अचानक आक्रमण कर देता है तो जो लक्ष्मण सेन है उसको भागने का मौका नहीं मिलता। फिर वो अंत में भाग के जाता है कामरूप। कामरूप मतलब आधुनिक असम, ये कामरूप चला जाता है। अब ये भारत में पूरा का पूरा उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैल गया। ये लाहौर, मुल्तान, सिंध, अजमेर, दिल्ली, चंदावर, कन्नौज, बिहार, बंगाल, ये सब सल्तनत के आधिपत्य में आ जाता है। अब आखिरी की जो लड़ाई है मोहम्मद गौरी की, जो आखिरी अभियान है, वो होता है अंधखुद की लड़ाई। अंधखुद की लड़ाई होती है, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि खुरासन में शासन कर रहा है ख्वारिज़्म शाह। तो ये ख्वारिज़्म शाह से जो ईरान, मतलब जो अभी आज का जो पर्शिया है, आखिरी युद्ध है अंधखुद का, जिसमें वो ख्वारिज़्म शाह जो कि ईरान का शाह है, ख्वारिज़्म शाह के विरुद्ध युद्ध करता है और पराजित हो जाता है। अब इस पराजय का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि इस पराजय के बाद इसकी मृत्यु के समाचार फैला दिए जाते हैं। ये ऐसा फैला जाता है कि मोहम्मद गौरी की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु की सूचना भारत पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत तरह के रिवोल्ट हो जाते हैं, बहुत तरह के उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मोहम्मद गौरी अब नहीं रहा तो जो सल्तनत है वो बिखर जाएगी। तो सबसे पहला जो अभियान होता है, सबसे पहला विद्रोह होता है खोखरों का। खोखर जो कि पंजाब की जाति है, ये खोखर जाति पंजाब की, इनके नेता हैं बकन और सरका। इनके नेतृत्व में पंजाब के खोखर विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए वो इल्तुतमिश ऐबक के साथ कूच करता है। इसी युद्ध में इल्तुतमिश ने अपनी वीरता दिखाई है, जो कि ऐबक का एक दास है। आगे जब हम सल्तनत की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद कौन कौन सुल्तान हुए। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम जब एक नाम आता है महत्वपूर्ण सुल्तान का, वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इनका दमन करता है और यहीं इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन को ये आदेश देता है कि इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त कर दे, क्योंकि वो इतना पराक्रमी और उसकी वीरता से काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो विद्रोह है खोखर का, वो इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे एनटीए नेट में पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्त करने के लिए मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देता है। फिर इस युद्ध के बाद जब वो सब कुछ सुनिश्चित कर देता है वहाँ पे व्यवस्था, तो गौरी लाहौर की व्यवस्था और तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली जाने की अनुमति देकर गजनी के लिए प्रस्थान कर जाता है। किंतु पंजाब से वापस लौटते समय मार्ग में ही सिंधु नदी के किनारे
ये आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे 15 मार्च 1206 सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर जब वह संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, उस समय करमारती शिया, जो मैंने आपको बताए थे मुल्तान अभियान के समय, करमारती शियाओं के एक गिरोह ने आकर शिविर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी का अंत हो जाता है। मोहम्मद गौरी का यदि हम मूल्यांकन करें तो वो एक सांस्कृतिक विकास में भी उसका योगदान कम महत्व का नहीं है। उसके दरबार में फ़खरुद्दीन राजी, नजामी उरूजी नामक विद्वान थे जिनको उसने संरक्षण दिया, और मिनहाजुस सिराज उसके साथ दिल्ली आ जाता है। फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी इतिहासकार बन जाता है। मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों के सोने के सिक्कों के अनुकरण कर हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम उत्कीर्ण है। तो ये मोहम्मद गौरी, और भारत में अब आप देख रहे हैं किस तरह से मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका है। इस पूरे इलाके पे यहाँ से लेके और ये पूरा बिहार, बंगाल और उत्तरी असम भी कुछ, दक्षिणी असम भी कुछ भाग, ये पूरा का पूरा उसके आधिपत्य में आ चुका है। तो ये हमारा पूरा सीरीज लेक्चर था आज का मोहम्मद गौरी का। अब इससे जुड़े हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो पिछले वर्ष आए हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है गौरी का, अब ये दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों में आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कहता है गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पे हुआ, दूसरा कथन कहता है उसकी पहली हार गुजरात में हुई। तो जैसा कि जब हमने पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि गौरी का पहला जो आक्रमण है वो मुल्तान पे होता है 1174-75 पे। तो ये कथन एकदम सही है। उसकी पहली डिफीट गुजरात में हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय और उसका भाई भीम द्वितीय अपनी माता नायिका देवी के नेतृत्व में उसको कहाँ पे हराते हैं, माउंट आबू के पास कायदरा नामक स्थान पे गौरी को हराते हैं। और ये गौरी की भारत में पहली हार है जो कि हुई है 1178 में। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 एंड 2। दूसरा सवाल है चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? ऐबक और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और जयचंद, बख्तियार खिलजी और कुमारपाल, गौरी और खुसरो शाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी, गौरी और जयचंद 1194। ऐबक और पृथ्वीराज में कोई युद्ध नहीं होता है। जो तराय का युद्ध है वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें ऐबक गौरी के नेतृत्व में ही युद्ध कर रहा है। बख्तियार खिलजी और कुमारपाल का भी कोई युद्ध नहीं होता है, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो है वो पूरब की तरफ अभियान कर रहा है और कुमारपाल पश्चिम में है। गौरी और खुसरो शाह का जो युद्ध होता है ये होता है कहाँ पे? लाहौर के अभियान में। खुसरो शाह जो है वो आखिरी गजनी शासक है, तो गौरी उसको लाहौर में परास्त करता है और पंजाब पे आधिपत्य कर लेता है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जिस समय गौरी ने भारत पे आक्रमण किया उस समय भारत में कौन सा वंश, हिंदू वंश शासन नहीं कर रहा था? क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कौन सा नहीं कर रहा था। नहीं पे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें से कौन सा वंश शासन नहीं कर रहा था? तोमर वंश दिल्ली में, सोलंकी वंश गुजरात में, कारकोट वंश कश्मीर में और गढ़वाल वंश कन्नौज में। तो जैसा कि हमने पढ़ा तोमर वंश दिल्ली में, मैंने आपको बताया था अजमेर का शासन जब पृथ्वीराज चौहान कर रहा है तो उसके अधीन तोमर वंश है जो कि दिल्ली में शासन कर रहा है, खांडे राव, गोविंद राव, ये सब। फिर सोलंकी वंश हम पढ़ चुके हैं, गुजरात में जब वो अभियान करता है मोहम्मद गौरी 1178 में, तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। उस समय वहाँ पे सोलंकी वंश के मूलराज द्वितीय का शासन है। गढ़वाल वंश भी हमने पढ़ा है, क्योंकि गढ़वाल वंश कन्नौज में जैसे जयचंद था, मैंने आपको बताया जब चंदावर का युद्ध होता है तो गढ़वाल वंश में जयचंद का शासन है वहाँ पे। कारकोट वंश हमने नहीं पढ़ा है। कारकोट वंश का शासन कश्मीर में उस समय नहीं होता। कारकोट वंश जो है ये आपका प्राचीन भारत का भाग है। इसके अलावा बुंदेलखंड में परमार्दी देव है, परमार्दी देव, ये चंदेल शासक है और ये बुंदेलखंड में शासन कर रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ख़त्म होता है आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और हम अगला लेक्चर लेके आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर और भारत में सल्तनत की सदृढ़ता के ऊपर।
धन्यवाद।